हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 का पार्ट 1 विच विल हैव हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनकर आएंगे, राइट पैथोफिजियोलॉजी, मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब हम हाइपरटेंशन से स्टार्ट करेंगे। तो जो हाइपरटेंशन है वो क्यों होता है? वो हाइपरटेंशन इसलिए होता है क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर में इम्बैलेंस देखने को मिले, स्पेशली अगर सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो हम ऐसे कहेंगे कि ब्लड प्रेशर में इम्बैलेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमें हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब हाइपरटेंशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे हाइपरटेंशन की डेफिनेशन से। हाइपरटेंशन अकर्स व्हेन रेस्टिंग सिस्टोलिक प्रेशर exceeds 130 mmHg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर exceeds 80 mmHg। ठीक है, जो मैंने कहा, हाँ यहाँ पे 120 की जगह 130 लिखा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एलिवेशन देखने को मिलता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो 80 mmHg से ऊपर होगा। Hypertension results from increased peripheral vascular arterial smooth muscle tone, which leads to increased arterial resistance and reduced capacitance of the venous system. इसमें से जो ये फैंसी लाइंस में लिखा है, इसका इस टोटल पैराग्राफ का मतलब ये है, सपोज ये आपकी बॉडी है, तो इसमें ये हो गया सेंट्रल पार्ट और ये हो गया आपकी पेरिफेरल सिस्टम। जो लिम्स वाले पार्ट है इसे हम पेरिफेरल सिस्टम कहेंगे। अगर इनके यहाँ के आर्टरीज में, आर्टेरियल वेसल्स में अगर आपको कंस्ट्रिक्शन देखने को मिले, सपोज ये आपका पहले वाली आर्टरी है, ये नॉर्मल आर्टरी है, पर कोई डिसऑर्डर आया, ठीक है, कोई ट्रिगर आया जिसके वजह से आर्टरीज जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर गई, उनके साइज में डिफरेंस आया, वो छोटी पतली हो गई, कंस्ट्रिक्शन देखने को मिला, तो इन दैट केस ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, अगर डायमेंशन कम होगी, अगर कंस्ट्रिक्शन आएगा तो ब्लड फ्लो रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे कि हाइपरटेंशन की स्टेजेस की क्लासिफिकेशन किस टाइप की है। माइंड यू, दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, दिस इज ओनली स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। इसमें हमें देखने को मिलेगा सिस्टोलिक प्रेशर अगर 120 mmHg है और डायस्टोलिक 80, तो हम इसे कहेंगे नॉर्मल। बट अगर वही 120 से 129 के रेंज में फॉल करेगा तो दैट इज एलिवेटेड, और अगर वही सिस्टोलिक प्रेशर 130 से 139 के बीच में फॉल करेगा तो दैट इज़ हाइपरटेंशन 1, और डायस्टोलिक जो है अगर वो 80 से 89 के रेंज में फॉल करेगा तो दैट इज़ अगेन हाइपरटेंशन 1। हाइपरटेंशन 2 की जो रेंजेस होंगी, सिस्टोलिक विल बी मोर देन 140 एंड डायस्टोलिक विल बी मोर देन 90। अब हम देखेंगे कि इनकी एटियोलॉजी क्या होती है। एटियोलॉजी जो है इनकी बहुत कॉमन है, जो हमें ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, आपके डाइटरी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं, और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं दैट मैटर्स। सो मैं बस आपको एक बार पढ़ के दिखा देती हूँ। 90% patients have essential hypertension, 10 to 15% may have it due to secondary disease process, while some can have it due to family history. कुछ को तो family history की वजह से होगा और कुछ लोगों को किसी और disease की वजह से hypertension as a side effect देखने को मिलेगा। Lifestyle, dietary factors, sodium intake, smoking may predispose an individual to hypertension. Genetic factors cause hypertension. अब हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है इसकी। This is very important to understand. Arterial blood pressure is regulated with a narrow range to provide adequate perfusion to tissue without causing damage to vascular system. Arterial blood pressure का काम क्या होता है कि आपके सारे टिश्यूज़ को अच्छे से ब्लड पहुंचा सके बिना वस्कुलर सिस्टम को हार्म किए, ठीक है। और एक लॉ सा है दैट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्डियक आउटपुट प्लस पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस। अब ये समझिए कि कार्डियक आउटपुट जो होगा आपका, अगर वो मान लीजिए 5 लीटर्स है, कार्डियक आउटपुट आपका 5 लीटर्स है, ठीक है। अगर ये भी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ जाएगा तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ऑलराइट। और अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है, जो यहाँ से रेजिस्टेंस जो आ रही थी, अगर ये भी बढ़ेगा जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अगर ये भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ओके। तो ये 2 लॉ हैं जो हमारे हाइपरटेंशन को रेगुलेट करते हैं। Cardiac output and peripheral resistance are regulated by 2 mechanisms, baroreflex
एंड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। बैरो रिफ्लेक्स में क्या होता है, एक बैरो रिसेप्टर होता है और रास सिस्टम में हमारे पास रेनिन होता है। रेनिन जो है किडनी से प्रोड्यूस होता है। मोस्ट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एक्ट बाय रिड्यूसिंग कार्डियक आउटपुट और बाय रिड्यूसिंग पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो जितनी भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं वो कैसे काम करती हैं, वो या तो कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज कर देंगी, ठीक है, आराम करो, दिल को कहेंगे आराम करो, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो साइड से पेरिफेरल बॉडी से रेजिस्टेंस आ रहा था उसे कम कर देंगी। ठीक, अब हम सबसे पहला वाला जो है, हमने जो दो मैकेनिज्म पढ़ा उनमें से सबसे पहले वाले को देखेंगे। उसकी मैकेनिज्म क्या है, बैरोरिसेप्टर एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बैरोरिसेप्टर आर प्रेजेंट इन आउटर आर्क एंड कैरोटिन साइनस। बैरोरिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर आर्क में, हार्ट में, एंड कैरोटिन साइनस में भी प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन किडनी। अब इसमें क्या होता है कि व्हेन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स, जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, बैरोरिसेप्टर को ये बात पता चल जाती है कि ब्लड प्रेशर में एक डिक्रीज आया है। तो वो क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कहता है दिस अ फॉल इन ब्लड प्रेशर, इन इट्स रिफ्लेक्स वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस कॉजिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी होती है वो इसके आंसर में वैसोकंस्ट्रिक्शन करती है, वेसल्स को पतली कर देती है, सो दैट हमारा जो कार्डियक आउटपुट है ना वो बढ़ जाए और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बैरोरिसेप्टर वाला मैकेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे रास सिस्टम विच इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। किडनी प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म कंट्रोल इन ब्लड प्रेशर बाय कंट्रोलिंग ब्लड वॉल्यूम। किडनी में क्या होता है, किडनी एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। बैरोरिसेप्टर सिग्नल्स देयर इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। जैसे ही बैरोरिसेप्टर को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर में कमी आई है तो वो क्या करता है, किडनी को कहता है प्लीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रेनिन। ओके, अब रेनिन क्या करेगा, रेनिन starts converting angiotensin 1 to angiotensin 2. These are all factors. अब वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और ACE, हम इसे ACE भी कहते हैं। नाउ एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेसोकंस्ट्रिक्टर दैट्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 क्या है, एक पोटेंट अच्छा खासा वेसोकंस्ट्रिक्टर है। ठीक है, ये एक अच्छा खासा वेसोकंस्ट्रिक्टर है जिसके वजह से ब्लड प्रेशर जो होगा बढ़ जाएगा। ऑल्सो एंजियोटेंसिन 2 स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन लीडिंग टू इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड ब्लड वॉल्यूम विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक, जो कि एक तरीके से इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने में। ये वाला जो फिनोमेना है ना, दैट इज़ वेरी मच यूज्ड इन डायरेटिक्स ड्रग्स। डायरेटिक्स ड्रग्स कौन से होते हैं, जो आपके यूरिन को निकालने में, बॉडी से निकालने में, एलिमिनेट करने में काम आए, उन्हें डायरेटिक्स कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके सिम्टम्स क्या है। एक तरफ होंगे बहुत कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं और एक होंगे जो बहुत एडवर्स इफेक्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। कॉमन सिम्टम्स में क्या होंगे, डिजीनेस, ब्लड विजन, नॉजिया, वॉमिटिंग, चेस्ट पेन। और जो एडवर्स वाले होंगे उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, स्ट्रोक। ठीक, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन क्या होते हैं। इसमें 6 टाइप के हाइपरटेंशन होते हैं जिसमें से 2 बहुत मेजर हैं और 4 बहुत लेस कॉमन है। नाउ इसमें से जो 2 मेजर हैं उन्हें पहले पढ़ लेते हैं, जैसे कि प्राइमरी एसेंशियल हाइपरटेंशन, जो मैंने कहा कि 90 to 95% लोगों को होती है। 95% पीपल हैव इट। इसके जो सिम्टम्स होंगे वो क्या होंगे, हेडेक, टायर्डनेस, नोज ब्लीड्स, नाक से खून बहना। और होगा क्यों, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से और कुछ डाइटरी फैक्टर्स की वजह से। अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या होती है। 5 to 10% पीपल हैव इट। और रीज़न क्या है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप, डिजीज एंड ट्यूमर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, हार्मोन एबनॉर्मलिटीज, थायराइड डिजीज, थायराइड की वजह से हो सकता है, हार्मोन के इनबैलेंस की वजह से हो सकता है। और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यूरिंग स्लीप, जो खराटे लोग लेते हैं लोग, उन्हें भी हार्ट अटैक हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है। नाउ हम पढ़ेंगे आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज consistently above 160 mmHg and diastolic is below 90 mmHg. रीज़न क्या होता है, एज रिलेटेड stiffness of arteries, loss of elasticity in arteries like aorta. इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो कंसिस्टेंटली 160 mmHg के पास रहेगा और डायस्टोलिक जो होगा वो 90 mmHg से कम रहेगा, लेकिन ये कंसिस्टेंट रहेगा। और रीज़न इसका ये है क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे आपके आर्टरीज पहले
तो यूथ के टाइम पे तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, बट जैसे जैसे एजिंग देखने को मिलती है, सेनेसेंस आता है, आर्टरीज जो होती है दैट गेट स्टिफ, जिसकी वजह से यू गेट आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। अब हम पढ़ेंगे malignant hypertension. This is one of the most dangerous hypertension, most threatening form of high blood pressure. Diastolic pressure reaches 130 mmHg. Malignant hypertension is an emergency condition. Patient is hospitalized immediately. May cause kidney damage, bleeding into brain swelling. इसमें हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब बेसिकली इसमें ब्रेन डैमेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन में क्या होता है, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से 90 mmHg के पास अटक गया है और वो कम ही नहीं हो रहा है, तो उसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं। इफ़ ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी रिड्यूस टू बिलो 140 to 90 mmHg डिस्पाइट ऑफ अ ट्रिपल ड्रग रेजिमेन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, then that is called as resistant hypertension. ऑलराइट, इसे हम रेजिस्टेंट या फिर ज़िद्दी हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। अब एक और होता है जो लास्ट और फाइनल है हमारा, दैट इज़ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब उसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से हाइपरटेंशन हो जाता है। और एक टर्म होता है प्रीक्लैम्पशिया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कुड बी आस्क फॉर 2 मार्क। ऑलराइट, इसमें प्रीक्लैम्पशिया में क्या होता है, आर्टरीज जो होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि जब फीटस बड़ा हो रहा होता है तो आर्टरीज और सारे ब्लड वेसल्स को बहुत कम स्पेस मिलता है, जिसकी वजह से आर्टरीज जो होती है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और ब्लड प्रेशर में हमें इंक्रीज देखने को मिलता है। ऑलराइट, अब इसमें प्रिवेंशन में आप ये अपने तरफ से लिख लीजिएगा, क्योंकि इसे बनाने वाली बात है। द थिंग इज आपको बस फैक्ट्स पता होने चाहिए। रिड्यूस सॉल्ट इनटेक, अवॉइड स्मोकिंग और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। ट्रीटमेंट में सिंस हमें ज़्यादा ड्रग्स नहीं याद करने, क्योंकि ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है और हम सिर्फ पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं जिसमें हमें रीज़न और मॉर्फोलॉजी देखनी चाहिए, तो हम बस 1-2 ड्रग का भी नाम याद करेंगे, वो भी बहुत होगा। सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स क्लोनिडीन, मिथाइल डोपा, ये दोनों बहुत फेमस ड्रग्स हैं। इफ़ यू कैन लर्न इट देन दैट्स वेरी गुड। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, इन वेरी सिंपल टर्म, अगर बॉडी जो है, अगर हार्ट बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इम्पेयरमेंट ऑफ हार्ट टू सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू मीट बॉडीज रिक्वायरमेंट। हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर मे बी एसोसिएटेड विद फेलियर ऑफ द राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल बोथ। हार्ट फेलियर और कार्डियक फेलियर जो होगा वो या तो राइट वेंट्रिकल के फेलियर की वजह से होगा, या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलियर से वजह से होगा, या फिर दोनों के फेलियर की वजह से होगा। कार्डियक फेलियर कॉज द ब्लड टू मूव थ्रू हार्ट एंड बॉडी एट स्लोअर रेट लीडिंग टू इंक्रीज प्रेशर एट हार्ट। कार्डियक फेलियर की वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी तक में बहुत स्लो रेट में पहुंचता है, जिसकी वजह से हार्ट पे बहुत प्रेशर आने लगता है। एज अ रिजल्ट हार्ट इज़ अनेबल टू पंप इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू मीट द बॉडीज रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से बॉडी की जो डिमांड हो रही होती है ना वो पूरी नहीं होती है, तो वो हार्ट पे प्रेशर बना रहा होता है। नाउ इटियोलॉजी देख लेते हैं। कैड इज़ अ कोरोनरी आर्टरी डिजीज लीडिंग टू हार्ट अटैक्स एंड हार्ट मसल वीकनेस। इसमें कैड में क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है और हार्ट मसल जो होते हैं दैट गेट्स वीकेंड। नाउ प्राइमरी हार्ट मसल वीकनेस फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। अब वायरल कोई नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हो तो उसके वजह से भी आपको कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिल सकता है। वन मोर रीज़न इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। द अदर फोर्थ reason is heart valve disease causing heart muscle weakness due to too much leaking of blood or heart muscle stiffness from blocked valve. heart valve में disease, अगर heart valve में disease हो जाए due to heart muscle की, अगर heart muscle जो है weak हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो स्टिफ हो जाती हैं, अगर वॉल्स जो होती है ब्लॉक हो जाती हैं तो वो हार्ट मसल्स जो होती हैं वो स्टिफ हो जाती हैं, जिसके वजह से यू सी कंजस्टिव हार्ट फेलियर। नाउ हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है इसकी 3 टाइप की होंगी, जिसमें से पहला वाला जो है वो है इंट्रिंसिक पंप फेलियर, वीकनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर मसल ड्यू टू डिजीज सो दैट द हार्ट स्टॉप्स फंक्शनिंग एज एन एफिशिएंट पंप। इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और उसके वजह से वो अच्छे से पंप नहीं कर पाती हैं, हार्ट जो है अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कि वो डिजीज़ेस कौन सी थी जिनके वजह से जो हार्ट के मसल्स थे वो वीक हो रहे थे, जो वेंट्रिकल्स थे वो वीक हो गए थे। वो है इश्केमिक हार्ट डिसीज़, जिसे हम एंजाइना भी कहते हैं, मायोकार्डिटीज़, दिस इज़ वन काइंड ऑफ डिसीज़, और एक आर्टेरियल फ्लटर। अगर आपकी हार्ट वो एक, हमें क्या पता है 72 बीट्स पर मिनट इज़ वेरी नॉर्मल बीट, बट अगर वो थोड़ी ज़्यादा हो जाए, अप डाउन हो जाए या स्किप कर जाए, उसे
अगर बीट स्किप हो जाए तो उसे हम आर्टरियल फ्लटर या फिब्रिलेशन कहते हैं। इंक्रीज्ड वर्कलोड ऑन हार्ट, ये दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से CHF देखने को मिलता है। इसमें क्या क्या होता है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। सिस्टमिक वाले आर्टरीज में या पल्मोनरी वाले आर्टरीज में हमें कंस्ट्रिक्शन अगर देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। वल्वुलर डिसीज जैसे कि मिट्रल स्टेनोसिस, यू शुड नो वन डिजीज विच इज़ मिट्रल स्टेनोसिस। क्रॉनिक लंग डिजीज़, लंग में कोई डिसीज़ हो जाए जिसकी वजह से क्या होगा, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक ही नहीं पहुंच पाएगा अच्छे से, तो उसके बाद वो बॉडी में क्या पहुंचाएगा, है ना। अब हमारे पास जो थर्ड एटियोलॉजी का रीज़न है वो है इम्पेयर्ड फिलिंग ऑफ कार्डियक चैम्बर्स। ये इसके नाम से समझ में आ रहा है कि जो ब्लड है वो कार्डियक चैम्बर में अच्छे से फिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट ड्यू टू डिफेक्ट इन कार्डियक फिलिंग ऑफ हार्ट रेट ड्यू टू पेरिकार्डिटिस। कार्डियक आउटपुट का डिक्रीज हो जाना किसी डिफेक्ट की वजह से, स्पेशली यहाँ पे नाम लिखा हुआ है पेरिकार्डिटिस, दिस इज अ काइंड ऑफ डिजीज। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, acute हार्ट फेलियर, chronic हार्ट फेलियर। इजी टू लर्न। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, पंपिंग ऑफ हार्ट इज रिड्यूस्ड, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, और नॉर्मल इजेक्शन रेट जो कार्डिक आउटपुट होता है वो कितना होना चाहिए, 55% और 55% एंड अबव। पर अगर उससे कम हो जाए, उससे अगर सिस्टोलिक इजेक्शन 55% से कम हो जाए तो हम कहेंगे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट इज़ अनेबल टू फिल विद ब्लड प्रॉपरली, पहले तो वो ब्लड ही अच्छे से हार्ट में नहीं फिल कर पाता, विच प्रोड्यूसेस बैकअप इनटू लंग्स एंड हार्ट फेलियर सिम्टम्स। होता यह है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट, ये हमारी लंग्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारा दिल है, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। बट अगर हार्ट अच्छे से फिल नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होता है, वो बैक मारता है, वो वापस ब्लड लंग्स को भेजने लग जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो दिस इज डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब होता है अक्यूट हार्ट फेलियर। क्या होता है, सडन एंड रैपिड हार्ट फेलियर फॉलोइंग मैसिव मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ये हार्ट अटैक के बाद होता है। क्रोनिक हार्ट फेलियर, it develops slowly with gradual reduction in cardiac output. Peripheral edema is observed. इसमें edema swelling देखने को मिलती है, और इसमें क्या होता है, ये धीरे धीरे होता है, कार्डियक आउटपुट जब कम हो जाएगा ना तो ये हमें क्रॉनिक हार्ट फेलियर देखने को मिलता है, और इसमें edema भी होता है। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। इसे 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक अर्ली सिम्टम्स जो हमें जनरली हमें लगता है कि ये बहुत कॉमन है बट हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कंडीशन वर्सेंट, जब कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लग जाए, और एक सिवियर वाली जिसमें एडमिट करना पड़ता है। अर्ली सिम्टम्स में देखते हैं क्या क्या होता है, फटीग, वेट गेन, एडेमा इन एंकल्स एंड फीट एंड लेग्स। कंडीशन वर्सन में ये होता है इरेगुलर हार्ट बीट, कंजेस्टेड लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और सिवियर हार्ट कंडीशन में क्या होता है, चेस्ट पेन, रैपिड ब्रीदिंग, स्किन अपीयरिंग ब्लू। स्किन ब्लू इसलिए अपीयर करती है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे हम हिपोक्सिया कहते हैं। अब ट्रीटमेंट में हमें क्या देखना है, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट इनटेक। जितनी भी सीवियस डिजीज़ है उनकी ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, बस ड्रग क्लास अलग है, और ड्रग क्लास हमें अभी नहीं पढ़ना, जैसे कि मैंने कहा। रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट इनटेक, एक्सरसाइज को बढ़ा देना। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ आप 2 ड्रग याद कर लीजिए, वहाँ हमने क्या याद किया था, सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स, राइट, क्लोनिडीन एंड मिथाइलडोपा। यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है और सिम्पैथोमाइमेटिक अमाइंस है। इनके ड्रग्स मैंने नहीं लिखे क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट टर्म्स याद कर लेते हैं क्योंकि ये हो सकता है आपको 2 मार्क्स में आ जाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, स्लीप अपनिया। स्लीप अपनिया में क्या होता है, जब आप सो रहे होते हो रात को, तो इन दैट केस आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए ना 10 to 30 सेकेंड्स या शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी ब्रीदिंग रुक जाती है, ठीक है, उसे स्लीप अपनिया कहते हैं। इसका रीज़न ओबेसिटी भी हो सकता है। और दूसरा है हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा। इसमें क्या होता है, कैटेकोलेमाइंस जो होती हैं वो बीटा एड्रीनल रिसेप्टर को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देती हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, तो वो एरिथमिया कॉज कर देते हैं। बीटा एड्रीनल रिसेप्टर बेसिकली एक्साइटमेंट का काम करती है, ओके। तो ये हो गए हमारे 2 टर्म्स, स्लीप अपनिया, फियोक्रोमोसाइटोमा, ठीक है। और एक मैंने अभी हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैंने बताया था प्री-क्लैम्पशिया, राइट, जिसमें मैंने बताया था कि आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगी क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है। तो देयर आर 3 टर्म्स दैट यू शुड बी नोइंग, स्लीप अपनिया, फियोक्रोमोसाइटोमा और प्री-क्लैम्पशिया। तो यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।